17 मार्च सामाजिक विज्ञान का एकदम पूरा रियल पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 17 मार्च सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और एग्जाम से पहले अगर आपने सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का ये पेपर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 17 मार्च को सामाजिक विज्ञान के पेपर में, सोशल साइंस के पेपर में पूरे 80 नंबर आप फोड़ सकते हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले पेपर में आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं नामांक रोल नंबर का आपको बॉक्स दिया गया है। तो इस बॉक्स में सबसे पहले आपको आपके जो रोल नंबर है वो फिल करने हैं और रोल नंबर है वो आपको जो एडमिट कार्ड दिया गया है, जो प्रवेश पत्र दिया गया है, उस प्रवेश पत्र के अकॉर्डिंग जो आपका रोल नंबर है वही आपको इसमें फिल करना है। और यहाँ पर आप QR कोड देख सकते हैं पेपर का और नंबर ऑफ क्वेश्चन देख सकते हैं। पेपर में कुल क्वेश्चंस हैं वो आपके 20 है, यानी ये जो पेपर है सामाजिक विज्ञान का इसमें 20 क्वेश्चन है आपके। और नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज दे रखे हैं आपके, यानी जो आपके 12वां जो पेज है उस पर आपको मैप दे रखा है, यानी मानचित्र दे रखा है, मानचित्र का क्वेश्चन आपको दे रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन बुकेट नंबर दिया गया है S35000542, ये आपके क्वेश्चन बुकेट नंबर हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं S08 सोशल साइंस, ये सोशल साइंस का कोड है। और माध्यमिक परीक्षा 2025 का ये पेपर है आपके, सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 का ये पेपर है आपके, सामाजिक विज्ञान का पेपर है, सोशल साइंस का ये पेपर है आपके, जो आपके 17 मार्च को होने वाला है, जो आपके 17 मार्च को होने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 17 मार्च सामाजिक विज्ञान के पेपर में पूरे 80 नंबर आप फोड़ सकते हैं, पूरे 80 नंबर आप अचीव कर सकते हैं। समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया गया है और पूर्णांक है आपके 80। तो सामाजिक विज्ञान का ये पूरा पेपर आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा, विद सॉल्यूशन मिलेगा। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले परीक्षार्थियों के लिए जो सामान्य निर्देश हैं, जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो दिए गए हैं, इन निर्देश को आपको जरूर फॉलो करना है। तो सबसे पहला निर्देश आप देख सकते हैं कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक के जो रोल नंबर है वो आपको अनिवार्यतः लिखना है। और दूसरा निर्देश दे रखा है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। और उसके बाद में तीसरा निर्देश दे रखा है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। तो पेपर में सबसे पहले आपको सेक्शन ए दिया गया है, खंड ए आपको दिया गया है। और खंड ए के अंदर जो फर्स्ट प्रश्न है वो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर है वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है, यानी सेलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड राइट इन द आंसर बुक। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी स्टूडेंट हैं वो इस पेपर को अच्छे से तैयार करें। अगर आपको सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के पेपर में आपको 17 मार्च सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होने वाला है, सोशल साइंस का जो पेपर होने वाला है, अगर उनमें आपको 80 नंबर अगर आपको फोड़ना है तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। तो इसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि जूसेप्पे मैतेस्नी किस देश का क्रांतिकारी था, यानी जो पहला प्रश्न है वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। और टोटल 18 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको दिए गए हैं। तो जूसेप्पे मैतेस्नी है वो किस देश का क्रांतिकारी था, तो कौन से देश का क्रांतिकारी था? जो कार्बोनारी के गुप्त संगठन का एक मेंबर था, एक सदस्य था। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है आपके ब्रिटेन, बी ऑप्शन में आपको दे रखा है इटली, और सी ऑप्शन में दे रखा है रूस, और डी ऑप्शन में दे रखा है आपको जर्मनी। तो जूसेप्पे मैतेस्नी है वो कौन से देश का क्रांतिकारी था? जो कार्बोनारी के गुप्त संगठन का क्या था, एक मेंबर था, एक सदस्य था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आपके ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी इटली। और इसका इंग्लिश मीडियम में भी आप देख सकते हैं, इसमें बी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। उसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है। दूसरा जो प्रश्न है वो आपके है सिल्क मार्ग एशिया। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि सिल्क मार्ग एशिया के साथ उत्तरी अफ्रीका वह किस महाद्वीप से जुड़ा हुआ था?
तो सिल्क मार्ग एशिया है, उसके साथ एक तो उत्तरी अफ्रीका है और एक दूसरा महाद्वीप है। तो उस दूसरे महाद्वीप का आपको नाम बताना है कि सिल्क मार्ग एशिया के साथ उत्तरी अफ्रीका वह किस महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है आपको उत्तरी अमेरिका, बी ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया है और सी ऑप्शन में आपके दक्षिण अमेरिका और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है यूरोप। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी होगा यूरोप। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को डी ऑप्शन करेक्ट करना है। और 1 नंबर का ये प्रश्न है आपके, एक नंबर के प्रश्न है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके कि सूती उद्योग और कपास उद्योग किस देश के सबसे अधिक विकसित उद्योग थे। तो एक तो सूती उद्योग दे रखा है, दूसरा कपास उद्योग दे रखा है। तो दोनों उद्योग है वो कौन से देश के सबसे अधिक विकसित उद्योग थे। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपको जर्मनी, बी ऑप्शन में दे रखा है कनाडा और सी ऑप्शन में दे रखा है ब्रिटेन और डी ऑप्शन में दे रखा है रूस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को सी ऑप्शन करेक्ट करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि 16वीं शताब्दी की प्रसिद्ध जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है तुलसीदास कृत रामचरितमानस। इसका प्रथम मुद्रित संस्करण है वो 1810 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ। तो कहाँ से प्रकाशित हुआ, इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है कलकत्ता, बी ऑप्शन में दे रखा है चीन और सी ऑप्शन में दे रखा है बंगाल और डी ऑप्शन में दे रखा है जापान। तो 16वीं शताब्दी की जो प्रसिद्ध पुस्तक है तुलसीदास कृत रामचरितमानस, इसका प्रथम मुद्रित संस्करण 1810 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था, कलकत्ता से। तो इसका करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, और इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं उनको ए ऑप्शन करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 ईस्वी में किस साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन है वो प्रारंभ किया। तो इसमें ए ऑप्शन में दे रखा है रामचरितमानस और बी ऑप्शन में दे रखा है आपके बंगाल गजट और उसके बाद में सी ऑप्शन में दे रखा है बाइबिल और डी ऑप्शन में दे रखा है डायमंड सूत्र। तो इसका करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर बी होगा, बंगाल गजट। ओके, तो इसमें बी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है कि ब्राजील के रियो डी जेनेरो नामक शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन है वो कब हुआ। तो देखिए ब्राजील के रियो डी जेनेरो नामक शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन है उसका आयोजन है वो कब हुआ। तो इसमें देखिए आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है 1995 और बी ऑप्शन में 1994 और सी ऑप्शन में 1996 और डी ऑप्शन में दे रखा है आपको 1992। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर डी होगा 1992। ओके, यानी इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट है उनको डी ऑप्शन करेक्ट करना है और 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन है आपके। उसके बाद में 7वां प्रश्न दे रखा है कि भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम है वो कब लागू किया गया। तो भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम वो लागू किया गया था। तो वो कब लागू किया गया था। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 1972, बी ऑप्शन में 1986 और सी ऑप्शन में 1984 और डी ऑप्शन में 1975। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा 1972। और उसके बाद में देखिए ए ऑप्शन आपको करेक्ट करना है इसमें। उसके बाद में 8वां प्रश्न दे रखा है कि सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीयकरण किस राज्य में देखने को नहीं मिलता है। तो कौन से राज्य में देखने को नहीं मिलता है वो आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में महाराष्ट्र दे रखा है, बी ऑप्शन में आपको गुजरात दे रखा है और उसके बाद में सी ऑप्शन है राजस्थान और डी ऑप्शन है आपके तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर सी होगा राजस्थान। ओके, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है आपके कि निम्न में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। तो निम्न में से कौन सा परिवहन है जो परिवहन का सबसे सस्ता साधन माना जाता है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है वायु परिवहन और बी ऑप्शन में दे रखा है जल परिवहन और
स ऑप्शन में दे रखा है रेल परिवहन और द ऑप्शन में दे रखा है सड़क परिवहन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ब होगा आपके, यानी कौन सा परिवहन है जो परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, तो उस परिवहन का नाम है आपके जल परिवहन। उसके बाद में देखिए यानी वाटर ट्रांसपोर्ट, यानी बी वाला जो ऑप्शन है वो आपको करेक्ट करना है। और उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं कि 1956 में एक कानून बनाया गया जिस देश के तहत तमिल के स्थान पर सिंहली एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। तो ए ऑप्शन में दे रखा है श्रीलंका, ब ऑप्शन में बेल्जियम, स ऑप्शन में जापान और द ऑप्शन में रूस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा श्रीलंका। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपके क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में एकमात्र कौन सा राज्य है जिसका अपना संविधान है, जिसमें विधानसभा की अनुमति के बिना भारतीय संविधान के कई प्रावधानों को लागू नहीं किया जाता। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपको गुजरात और ब ऑप्शन में दे रखा है केरल और स ऑप्शन में जम्मू कश्मीर और द ऑप्शन में गोवा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर स होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12 है आपके कि महिला और पुरुषों के समान अधिकारों एवं अवसरों में विश्वास करने वाला जो व्यक्ति है वो क्या कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, यानी महिला और पुरुषों के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। ए ऑप्शन में जातिवाद, ब ऑप्शन में धर्मनिरपेक्ष और स ऑप्शन में सांप्रदायिक और द ऑप्शन में नारीवादी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके नारीवादी होगा, ऑप्शन नंबर द आपका करेक्ट है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके कि 1984 ईस्वी में कांसी राम के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी मुख्य रूप से कौन से राज्य में सक्रिय है। तो ए ऑप्शन में बिहार दे रखा है, ब ऑप्शन में उत्तर प्रदेश है, स ऑप्शन में राजस्थान और द ऑप्शन में गुजरात। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर ब होगा, उत्तर प्रदेश। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया गया है कि कौन सी शासन व्यवस्था अपनी कुछ कमियों के बावजूद पूरे विश्व में स्वीकार्य है। तो ए ऑप्शन में तानाशाही दे रखा है, ब ऑप्शन में लोकतांत्रिक दे रखा है, स ऑप्शन में भ्रष्टाचारी और द ऑप्शन में आपके यहाँ पर राजनीतिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ब होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपके। क्वेश्चन नंबर 15 आपके दे रखा है कि जन्म के समय संभावित आयु है वो क्या दर्शाती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप देख सकते हैं कि जन्म के समय संभावित आयु है वो क्या दर्शाती है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है औसत आय, ब ऑप्शन में राष्ट्रीय आय और स ऑप्शन में स्वास्थ्य और द ऑप्शन में शिक्षा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, औसत आय। और औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है आपके कि ऋण के अनौपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। तो ऋण के अनौपचारिक जो स्रोत है उनमें शामिल नहीं है। तो ए ऑप्शन में साहूकार, ब ऑप्शन में मालिक, स ऑप्शन में बैंक और द ऑप्शन में दोस्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर स होगा, बैंक। यानी ऋण के अनौपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है बैंक। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 आपको दे रखा है कि निम्न में से कौन सा देश सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है। तो ए ऑप्शन में भारत दे रखा है, ब ऑप्शन में जर्मनी है, स ऑप्शन में इटली और द ऑप्शन में चीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके चीन होगा। यानी चीन एक ऐसा देश है जो सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का प्रॉफिट है वो प्रदान करता है, लाभ प्रदान करता है। तो इसमें द ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 18वां प्रश्न दे रखा है आपके कि भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम का निर्माण है वो कब किया गया। तो उपभोक्ता सुरक्षा जो अधिनियम है उसका निर्माण कब किया गया। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में 1984, ब ऑप्शन में 1986, स ऑप्शन में 1982 और द ऑप्शन में 1985। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ब होगा, 1986। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपके, सेकंड प्रश्न आपको दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान वाले कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो आपकी 6 है। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 नंबर का है। तो इसमें पहला प्रश्न दे रखा है कि नेपोलियन को पराजित करने वाली जो यूरोपीय शक्तियां हैं वो कौन कौन सी। एक तो ब्रिटेन, रूस और फ्रांसा और एक है ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधियों ने में वियना संधि की थी। तो कब की थी, सन 1815। तो इसमें आपको 1815 लिखना है।
ओके, यानी नेपोलियन को पराजित करने वाली यूरोपीय शक्तियों ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधियों ने 1815 में वियना संधि की। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न दे रखा है, रिक्त स्थान दे रखा है, को सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो सुनहरा रेशा है वो कौन सी फसल को कहते हैं? जूट फसल को कहते हैं। तो इस रिक्त स्थान में आपको जूट फिल करना है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न दे रखा है आपके कि मारमागाओ पतन राज्य में स्थित है और कोच्चि पतन राज्य में स्थित है। तो मार्गामाओ पतन है वो कौन से राज्य में स्थित है? गोवा में। तो इस रिक्त स्थान में आपको गोवा लिखना है। और जो कोच्चि पतन है वो कौन से राज्य में स्थित है? केरल में। तो इस रिक्त स्थान में आपको क्या फिल करना है? केरल फिल करना है। उसके बाद में देखिए 4 नंबर प्रश्न दे रखा है आपको कि शासन की वह व्यवस्था जिसमें समस्त शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथ में हो उसे कौन सी शासन व्यवस्था कहा जाता है? तो इसमें आएगा आपके तानाशाही। इसमें आपको क्या लिखना है? तानाशाही। तो तानाशाही व्यवस्था है जिसमें समस्त शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथों में रहती हैं। उसके बाद में 5वां प्रश्न दे रखा है आपको कि प्राथमिक क्षेत्र को सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्रक है उसको कृषि एवं, तो इसमें आपको कृषि लिखना है, कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। उसके बाद में 6ठा प्रश्न दे रखा है कि विभिन्न देशों के मध्य परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? तो इसमें आएगा आपके वैश्वीकरण। इसमें क्या आएगा? आपके वैश्वीकरण। तो इसमें वैश्वीकरण आपको लिखना है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न दे रखा है, अति लघुतरात्मक प्रश्न दे रखे हैं और निम्न प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको एक शब्द में या एक पंक्ति में आपको देने हैं। तो इसमें प्रत्येक प्रश्न है वो आपके 1 नंबर का होगा। टोटल 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि देश की पहली जूट मिल है वो किस राज्य में स्थापित हुई? तो देश की पहली जूट मिल है वो कौन से राज्य में स्थापित हुई थी? बंगाल राज्य में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? आपके बंगाल आएगा। ओके। उसके बाद में दूसरा प्रश्न दे रखा है आपको कि 868 ईस्वी में छपी डायमंड सूत्र किस देश की सबसे प्राचीन पुस्तक है? कौन से देश की? तो इसमें आएगा जापान। इसमें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपके जापान। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न दे रखा है आपके कि एदो में जन्मे कितगावा उतामारो ने तैरती दुनिया के जो चित्र नामक चित्र शैली को कब जन्म दिया? तो कब जन्म दिया? तो इसमें आपको लिखना है 1753 ईस्वी में। 1753 ईस्वी में, ये इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद में 4 नंबर प्रश्न है आपके कि अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में मिलने वाला कौन सा सदाबहार वृक्ष है जिसका उपयोग औषधि के निर्माण में किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 5वां प्रश्न है आपके कि कौन सा देश पटसन और पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो कौन सा देश पटसन और पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है? और 6ठा प्रश्न दे रखा है कि कुर्दरेमुख खानों से निकले लोहे अयस्क का निर्यात की दृष्टि से देश का प्रमुख पतन कौन सा है? तो उस पतन का नाम आपको बताना है। 7वां प्रश्न है आपके कि सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में की गई है? तो सामुदायिक सरकार है उसकी व्यवस्था है वो कौन से देश में की गई है? उस देश का नाम बताना है। 8वां प्रश्न है कि किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का जो स्तर है वो बहुत ऊंचा है? और 9वां प्रश्न दे रखा है कि कौन सी शासन व्यवस्था में वेद शासन देखने को मिलता है? तो कौन सी शासन व्यवस्था है जिसमें वेद शासन देखने को मिलता है? 10वां प्रश्न है कि मांग जम्मा क्या है? तो मांग जम्मा की परिभाषा आपको लिखनी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है आपके कि उदारीकरण का अर्थ आपको स्पष्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 12 है आपके कि मानक वस्तुओं के लिए ISI चिन्ह जारी करने वाली जो संस्था है उसका नाम क्या होगा? आपके भारतीय मानक ब्यूरो। ओके, इसमें आपको भारतीय मानक ब्यूरो लिखना है। उसके बाद में खंड ब दे रखा है आपके सेक्शन बी दे रखा है और सेक्शन बी में आपके सभी प्रश्न लघुतरात्मक हैं और इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो लगभग आपको 50 शब्दों में देने हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर का है यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। तो इसमें प्रश्न संख्या 4 है आपकी कि रोमानीवाद से आप क्या समझते हैं? तो रोमानीवाद के बारे में आपको लिखना है। और 5वां प्रश्न है कि सिल्क रूट क्या है? सिल्क रूट
क्या है इसके बारे में लिखना है और इसका एक महत्व भी आपको बताना है। उसके बाद में छठा प्रश्न दे रखा है कि अंतरराष्ट्रीय संसाधनों से आप क्या समझते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन है उससे आपका क्या अभिप्राय है, उससे आप क्या समझते हैं। सातवां प्रश्न है कि गेहूं की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उन सभी परिस्थितियों का वर्णन आपको करना है। और आठवां प्रश्न दे रखा है लोकतंत्र में सत्ता की जो साझेदारी है वो क्या आवश्यक है। तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है वो आपको लिखना है। और नौवां प्रश्न दे रखा है कि सांप्रदायिक राजनीति से क्या तात्पर्य है। तो सांप्रदायिक राजनीति से क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है वो आपको लिखना है। 10वां प्रश्न है विकास शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए और विकास की कोई दो प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11 है आपके कि संगठित जो क्षेत्रक है, संगठित जो क्षेत्रक है उसको आपको परिभाषित करना है, उसकी परिभाषा आपको लिखनी है। और 12वां प्रश्न है आपके एक तो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं और दूसरी है आपके अंतिम वस्तुएं, इन दोनों में आपको कोई दो अंतर आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 13 है आपके कि बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या आशय है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में आपको लिखना है, इसकी परिभाषा लिखनी है और इसकी कोई दो विशेषताएं हैं वो भी आपको बतानी है। उसके बाद में खंड 6 दे रखा है, सेक्शन सी आपको दिया गया है और सेक्शन सी में सभी प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं और इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो लगभग आपको 100 शब्दों में देने हैं, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि आदि औद्योगिकरण क्या है। तो आदि औद्योगिकरण के बारे में लिखना है और भारतीय बुनकरों पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार नियंत्रण स्थापित किया वो आपको बताना है। अथवा में प्रश्न दे रखा है आपके और प्रत्येक प्रश्न आपके 3 नंबर का है। औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, यानी औद्योगिकरण के बारे में आपको लिखना है। और औद्योगिक क्रांति है उसके 3 कारक हैं वो भी आपको लिखने हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 आपको दे रखा है कि जल दुर्लभता से क्या आशय है। तो जल दुर्लभता के बारे में बताना है और जल दुर्लभता के प्रमुख कारण है वो भी आपको स्पष्ट करने हैं। अथवा में प्रश्न दे रखा है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना से क्या तात्पर्य है और बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के विरोध में प्रमुख जो कारण हैं, जो रीजन है वो आपको स्पष्ट करने हैं। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपको दे रखा है कि संघवाद से आपका क्या अभिप्राय है। संघवाद के बारे में आपको लिखना है और संघवाद की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो भी आपको बतानी है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद में अथवा में दे रखा है क्वेश्चन आपके कि पंचायती राज क्या है और संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर है वो आपको स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके कि सहकारी समितियां क्या होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ाने हेतु कोई 3 सुझाव हैं वो आपको देने हैं। अथवा में प्रश्न दे रखा है आपके कि औपचारिक व अनौपचारिक ऋण स्रोत क्या हैं। औपचारिक क्षेत्रक ऋणों की जो कमियां हैं वो आपको लिखनी है। उसके बाद में खंड दे रखा है आपके सेक्शन डी दे रखा है और सेक्शन डी के अंदर निम्नात्मक प्रश्न है आपके सभी और इन सभी प्रश्नों का जो उत्तर है वो आपको 250 शब्दों में देना है, यानी इजी टाइप क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। तो इसमें प्रश्न संख्या 18 है आपके कि महात्मा गांधी की दांडी यात्रा ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का असरदार प्रतीक थी, ये आपको समझाना है। और इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी है वो लिखनी है। तो देखिए टिप्पणी किस किस पर आपको लिखनी है। तो इसमें एक तो है जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आपको क्या लिखनी है टिप्पणी। और दूसरा है आपके साइमन कमीशन। उसके बाद में प्रश्न संख्या 19 है कि राजनीतिक दल से क्या तात्पर्य है और राजनीतिक दल के कोई 3 अवयवों का वर्णन कीजिए। अथवा में प्रश्न है आपके कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 4 प्रमुख नीतियों या फिर उनके जो कार्यक्रम है वो आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके निम्न प्रश्न का उत्तर दिए गए मानचित्र में दीजिए। तो इसमें पहला है आपके कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित परमाणु ऊर्जा केंद्रों को अंकित कीजिए। तो इसमें परमाणु ऊर्जा केंद्र उनको आपको अंकित करना है। पहला नरोरा है, दूसरा रावत भाटा, तीसरा तारापुर और 4 नंबर आपके केग्गा। और इसके अथवा में दे रखा है आपके कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित तेल क्षेत्रों को अंकित कीजिए। तो एक तो बसिन है और दूसरा डिगबोई है, तीसरा नारकटिया और 4 नंबर आपके मुंबई हाई। तो इन सभी को भारत के रेखा मानचित्र में आपको अंकित करना है। और ये आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं मानचित्र वाला प्रश्न जो अथवा वाला प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपने एग्जाम से पहले ये पूरा पेपर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के पेपर में पूरे
80 नंबर है वो आप आराम से फोड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।